फ्रेंड्स, हम जो है ट्रिग्नोमेट्री के कुछ अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 9 और हम इसके क्वेश्चन नंबर 13 कर चुके हैं। 13 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं और मैं आपको बता दूं कि ये नीचे वाले जो क्वेश्चन है 12, 13, 14, 15 ये सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब आपको एक बार इन्हें प्रैक्टिस करके ज़रूर देखनी है और ध्यान से समझना है। चलिए तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इसमें दे रखा है 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर ऊंचाई के क्षैतिज हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की के गुब्बारे का जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। इस अंतर हमें चित्र भी दे रखा है तो बहुत अच्छा है, चित्र इसने दे दिया, यानी 50% सॉल्यूशन हमारा इसने खुद ने ही करके दे दिया है। चलिए आइए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप, जैसे जैसे क्वेश्चन कहेंगे हम उसी तरीके से करेंगे। पहले हमें जो फिगर दे रखा है उसे बना लेंगे। हमें कह रहा है एक 1.2 मीटर लड़की है, इधर बना लेते लड़की को थोड़ा। 1.2 मीटर लंबी लड़की, ये लड़की बना दी हमने 1.2 मीटर लंबी लड़की। उसके बाद जो एक गुब्बारा है जो क्षैतिज यानी जमीन से ही जो है 88.2 मीटर ऊंचाई पर है। यहाँ पे ये बैलून दे रखा है मैं इस तरीके से। तो लड़की ने जब बैलून को देखा तो उसका उन्नयन कोण आया 60 डिग्री, शुरुआत में 60 डिग्री। अब एक बात ध्यान देखो, आंख से देख रही होगी लड़की, पैरों से तो बनेगा नहीं, आंखों सर से ही बनेगा। अब यहाँ से इसे क्षैतिज रेखा खींच देंगे हम, यानी जमीन के पैरेलल लाइन एक यहाँ पर खींच लेंगे, समांतर रेखा। कुछ समय बाद क्या होता है कि लड़की का उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री होता है। एक बात और ध्यान रखो कि हम लोगों को दिमाग में आएगा बैलून उड़ रहा है तो वो इस तरीके से ऊपर को उड़ता हुआ जाएगा, लेकिन यहाँ पर इसने एक लाइन दे दी है, कहा है क्षैतिज रेखा में। क्षैतिज रेखा यानी वो ऊपर को नहीं जा रहा है, वो जो है इस तरीके से बढ़ता जा रहा है, या तो इधर को उड़ रहा है या इधर को उड़ रहा है। क्षैतिज रेखा में मतलब ऊपर नहीं जा रहा है, इस तरीके से उड़ता हुआ जा रहा है। हमें जो है फिगर दे रखा है तो इस तरीके से हमें कोई कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, बैलून को यहाँ पर बना देना है। लेकिन अगर वो फिगर नहीं देता तो हमें जो है इस बात से ध्यान रखना है कि अब हमें कन्फ्यूजन हो सकता है कि बैलून इधर को भी तोड़ सकता है और इधर को भी उड़ सकता है, लेकिन उसने कहा है 60 डिग्री से 30 डिग्री, तो 30 डिग्री सीधी सी बात है इससे नीचे ही होगा। अब इससे नीचे होगा तो सीधी सी बात है गुब्बारा जो है इधर को ना उड़कर इधर उड़ रहा होगा, क्योंकि जब भी हम नीचे को देखेंगे जब बैलून थोड़ा सा इधर जाएगा तो बैलून का जो है जो 60 डिग्री का उन्नयन कोण था वो घट के 30 डिग्री हो गया। 30 डिग्री कब होगा? जब बैलून इस तरफ जाएगा। अब जो है क्षैतिज रेखा में जा रहा है, यानी इसकी ऊंचाई जो है 88.2 यहां पर थी जमीन से, तो 88.2 मीटर इस तरफ भी होगी, दोनों तरफ 88.2 मीटर। हम लाइन और आगे बढ़ा देंगे तो अब जो है हमारी जो ट्रायंगल बन रहा है उस ट्रायंगल में 88.2 नहीं लेंगे, क्योंकि हमारा ट्रायंगल जो है ऊपर बन रहा है। जैसे सपोज करो बैलून जो है यहाँ पर पहले बी पे था, बी से ए पर चला गया, लड़की है जो एल पे खड़ी है, एल, और यहाँ पर जमीन से जो हमने इसके क्षैतिज रेखा खींची यह बन गया एम, और इस बिंदु को कर दिया हमने एन। कुछ भी नाम दे सकते हैं आप जो अच्छा लगे। उसके बाद यहाँ पर जमीन पे पैर पर उसके जो बिंदु था वो पी, बैलून जहाँ से ऊंचाई नापी गई वो क्यू, और जहाँ जब दूसरी बार गया था तो वहाँ पर हमने मान ली आर। तो हमने जो है एल पी जो है वो लड़की मानी है, एल पी जो है वो लड़की है, और लड़की की ऊंचाई हमने कितनी दे रखी है क्वेश्चन में? 1.2 मीटर। ठीक है, लड़की की ऊंचाई 1.2 मीटर दे रखी है। अब गुब्बारे की जमीन से ऊंचाई, गुब्बारे की भूमि से ऊंचाई कितनी दे रखी है? 88.2 मीटर। अब जमीन, भूमि तो यहां से यहां तक है, यानी बी क्यू दे रखा है इनडायरेक्ट में हमें, बी क्यू दे रखा है हमें 88.2 मीटर। 88.2 मीटर हमें ये जमीन से ऊंचाई दे रखी है। लेकिन हमारा जो ट्रायंगल है वो देखो, अब ये लड़की के सिर पे ही आंखें होगी, सॉरी ऊपर फेस पर ही आंखें होगी, तो ऊपर से ही देख रही होगी, नीचे से तो देखेंगे नहीं। तो हमें जो है क्षैतिज रेखा से अगर लड़की बिल्कुल चली जाए तो हमें जो है ये जो 1.2 मीटर है, मतलब जमीन जो इसकी ऊंचाई है, ये माइनस कर देंगे तो हमारे ऊपर वाला ट्रायंगल यानी एम बी हमारा ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल बनेगा बी एम एल। तो हमें बी एम की जरूरत पड़ेगी। तो बी एम बराबर क्या हो जाएगा कि हम जो है इस पूरी में से बी क्यू में से माइनस जो लड़की की ऊंचाई है यानी एलपी, एलपी किसके बराबर है? एम क्यू के, यानी एम क्यू घटा दे तो हमें जो है बी एम मिल जाएगा। तो अब जो है बी क्यू कितनी दे रखी है हमें? 88.2 मीटर, माइनस एम क्यू कितना है? 1.2। इसे माइनस कर लेंगे तो ये बच जाएगा 88.2 में से 1.2 माइनस करेंगे तो 2 में से 2 गया 0, ये 7 और ये 8, यानी 87 मीटर जो है
वो आ जाएगा हमारा BM, यानी यहाँ से यहाँ तक 87 है, 88.2 का काम खत्म हो गया। इसी तरीके से लड़की की लंबाई तो वही रहेगी, तो हमारा ANB BM जो है वो AN के बराबर भी होगा, यानी ANB हमारा 87 मीटर आ जाएगा। ठीक है, अब दो ट्राइंगल बन गए हमारे, एक तो ये बन गया छोटा और एक ये बड़ा बन गया। अच्छा, हमें निकालना क्या है, हमें वो कह रहा है इस अंतराल के दौरान गुब्बारा कितनी दूरी तय करता है। अब गुब्बारा पहले यहाँ पर था, यहाँ से यहाँ पर गया, यानी हमें ये वाली दूरी याद करनी कि यहाँ से यहाँ पर। अब जितनी दूरी ये होगी उतनी ही इसके नीचे भी होगी। सपोज कर लो हमने ये मान ली x, यानी MN हमने मान ली, माना MN यानी गुब्बारे द्वारा चली गई दूरी, वो हमने मान ली है x मीटर। ठीक है, x मीटर हमने गुब्बारे द्वारा चली गई दूरी मान ली M से N तक। अब यहाँ से यहाँ तक भी तो कोई दूरी जब शुरुआत में भी तो होगी ना लड़की से गुब्बारे की दूरी, तो हमने मान ली LM को हमने मान लिया y, LM हमने मान लिया y मीटर, ये हमने मान लिया है y मीटर। अब हम पहले बता रखा है मैंने आपको, पहले छोटे त्रिभुज में लेंगे उसके बाद बड़े त्रिभुज में। तो छोटा त्रिभुज कौन सा है, छोटा त्रिभुज है BML। तो पहले इस त्रिभुज में ले लेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज BML में। तो BML में tan थीटा बराबर, क्योंकि यहाँ पर भी लंब और आधार में ही संबंध दे रखा है, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। अब BML में लंब की वैल्यू क्या होगी, थीटा हमारा ये वाला है, तो लंब हो जाएगा BM यहाँ पे नाम लिख देता हूं मैं, और आधार हो जाएगा LM। ठीक है, अब tan थीटा की वैल्यू कितनी होगी, थीटा की वैल्यू होगी हमारे इस वाले ट्रायंगल में रहे तो थीटा है हमारा 60 डिग्री, तो tan 60 बराबर लंब BM की वैल्यू हमने निकाली है अभी कितनी है 87 मीटर, तो यहाँ पर रख देंगे हम 87 अपॉन आधार, LM कितना आधार हमने y माना है, तो tan 60 बराबर कितना हो जाएगा, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3, 87 अपॉन y इधर पहुंच जाएगा और √3 इसके नीचे आ जाएगा, यानी y बराबर हो जाएगा 87 अपॉन √3। मैंने बताया था अंडर रूट वाली टर्म कभी भी नीचे नहीं रहती है, तो हम इसे रेशनलाइज कर देंगे, यानी √3 की ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 की नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके से ये हो जाएगा 87 √3 अपॉन √3 की जब √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 3। इसे डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 8 और 7 ये तो हो रहा है, इनका योग हो रहा है 15, तो 15 3 की टेबल में आता है, 3 से कट जाएगा, तो 3 से काटेंगे, 3 2 6 और यहाँ पर 2 बच गया और 3 9 27, यानी y बराबर आ गया है हमारा, y बराबर आ गया है 29 √3 मीटर। यानी जो शुरुआत में लड़की जो गुब्बारे से क्षैतिज दूरी जो है वो 29 √3 मीटर है। अब हम जो है मैंने बताया था पहले, फिर उसके बाद हम बड़े ट्रायंगल में लेते हैं। तो बड़ा त्रिभुज कौन सा बन रहा है, बड़ा त्रिभुज बन रहा है ANL। तो हम ले लेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ANL में, ANL में। तो इसमें भी देखो लंब और आधार में हमारा संबंध है, क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है और लंब हमें दे रखा है, तो यहाँ पर हम फिर से tan थीटा लगाएंगे, tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो लंब की वैल्यू कितनी है, यानी AN, लंब का नाम है AN, और आधार है हमारा यहाँ से यहाँ तक पूरा, यानी LN, तो ये LN। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, थीटा की वैल्यू हो जाएगी, हम इस वाले ट्रायंगल में ले रहे हैं, तो इस ट्रायंगल में थीटा आ रहा है हमारा 30 डिग्री, तो थीटा हो गया 30 बराबर लंब AN कितना दे रखा है हमें, हमने निकाल लिया 87 है अपॉन आधार है LN। अब देखो LN जो मिलके बन रहा है y और x दोनों से मिलके बन रहा है, तो LN की वैल्यू हो जाएगी y प्लस x, या x प्लस y भी कह सकते हैं हम। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1 अपॉन √3 बराबर 87 अपॉन y प्लस x। अब किसी भी को भी नीचे रहना पसंद नहीं है, तो ये सीढ़ी लगाकर यानी क्रॉस मल्टीप्लाई से इधर चला जाएगा और √3 यहाँ से इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा y प्लस x बराबर 87 √3। ये √3 इधर जाके इससे 87 से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। अब जो है हमने y की वैल्यू पहले निकाल रखी है, कितनी आई है 29 √3 प्लस x बराबर है 87 √3। हमें x की वैल्यू निकालनी है, x को यहीं पे रोक लेंगे, ये प्लस का 29 √3 जब उधर जाएगा कैसा हो जाएगा, तो उधर जाकर हो जाएगा ये माइनस का 29 √3। तो x बराबर 87 √3, तो ऐसा का ऐसे ही रहेगा, 87 में से हम 29 माइनस कर लेंगे तो कितना बच जाएगा, ये कैरी इधर लेगा, ये बन जाएगा 17 में से 9 जाएंगे तो बचेगा 8, ये 7 में से 2 जाएगा तो बचेगा 58, यानी 58 √3 मीटर।
ये हमारा आंसर आ गया जो हमसे पूछा गया था कि गुब्बारा इतने समय में कितनी दूरी तय करेगा। तो वो जो थी हमारी बी से ए तक, बी से ए यानी एम एन के बराबर होगी, और एम एन हमारा एक्स था, एक्स माना था हमने, तो एक्स की वैल्यू आ गई 58√3 मीटर। तो हम लिख देंगे कि बैलून जो है यानी गुब्बारा जो है हमारा वो 58√3 मीटर दूरी तय करेगा। इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो कंप्लीट कर लिया। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पैर तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पैर की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। तो इस बिंदु से मीनार के पैर तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात करना है। चलिए ठीक है, पहले एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पूरा पढ़ें, उसके बाद जो है सिस्टमेटिक जैसे जैसे सवाल हमें कह रहा है उसी हिसाब से हम सवाल को कंप्लीट करते हुए चलेंगे। फिगर ड्रॉ करना सबसे इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं, एक सीधा राजमार्ग है, ठीक है जी, ये हमने बना दिया राजमार्ग यहाँ से यहाँ तक, ठीक। उसके बाद क्या है, राजमार्ग एक मीनार की तक जाता है। अब ये हमने बना दिया मीनार, इसका नाम रख दिया हमने एम एन, ठीक है, मीनार खड़ी कर दी है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, यहाँ पर एक आदमी खड़ा है भाई ये, ठीक, मीनार के शिखर पर एक आदमी खड़ा है और एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। अब उसने जो है कार को देखा, यहाँ से कार को देखा, यहाँ पे एक कार है, ये भागी जा रही, और इसका अवनमन कोण तब बनता है जब हम ऊपर से नीचे को देखते हैं। तो अवनमन कोण ये दिखाना जरूरी होता है, बाकी वैल्यू सेम ही होती है कि 30 डिग्री था तो यहाँ पर भी 30 ही डिग्री हो जाएगा, ठीक है। आपको दिखाना जरूर है यहाँ पर कि ऊपर से देख रहे हैं तो अवनमन कोण इस तरीके, यानी जो नीचे लाइन है उसके ऊपर से मिला दें। कार को हमने सी मान लिया पहले, जगह वो स्टार्टिंग पॉइंट था हमारा जब उसने शुरू में देखा। उसके बाद ये एक समान चाल का मतलब कि अगर उसकी स्पीड 40 है तो वो 40 की स्पीड से जाती रहेगी, अगर 60 है तो 60 सी पे ही जाएगी, ये नहीं कि बीच में ब्रेक मार रही है। तो एक समान चाल से मीनार की ओर बढ़ रही है, और 6 सेकंड बाद, यानी उसने जो है सी से डी पे आ गई, सपोज करो 6 सेकंड बाद, यहाँ से यहाँ तक का टाइम लगा 6 सेकंड। तो 6 सेकंड बाद उसने फिर से उस आदमी ने कार को देखा 6 सेकंड बाद, तो कार पहुंच गई सी से डी पे, और उसने देखा कि उसका कोण जो है 30 डिग्री से बढ़ के 60 डिग्री, अब भी ऊपर से देख रहा है तो ये भर्व हमें 60 डिग्री बनाना पड़ेगा। और ये समांतर रेखा है, समांतर रेखा को जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो इस वजह से ये वाला कोण भी 60 डिग्री होगा, ठीक है। आपको फिगर में ये सब मैं समझाने के लिए कह रहा हूं कि समांतर रेखा, और ये आपको सिर्फ सीधा ये यहां पर बना के 30 दिखा देना है, यहां पर 60 बनाकर यहां पे 60 बना देना है। ये इक्वल क्यों है, क्योंकि ये हमने समांतर रेखा खींच रहा है इसके। तो समांतर रेखा जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहलाते हैं, ठीक है। तो इससे ये 60 है तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। मीनार जो है सीधी खड़ी होगी तो ये बन गया 90 डिग्री। अब आगे बढ़ते, 60 हो गया। इस बिंदु से मीनार के पैर तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय, यानी इस बिंदु से, यानी यहाँ पर डी, जो जहाँ पर हम डी पे पहुंच गए, तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा और कार को पहुंचने में, हमने मान लिया टी सेकेंड लग रहा है भाई, डी से एन तक पहुंचने में, मीनार तक पहुंचने में। चलिए 2 ट्रायंगल बन गए, लेकिन ये जो है हमारे समय दे रखा है, हमारा जो एंगल बनता है वो बनती है उसमें, मतलब दूरी मानी चाहिए मीटर में। तो हम मान लेंगे माना मीनार, अब मीनार की ऊंचाई भी चाहिए हमें, माना मीनार की ऊंचाई, मीनार को हमने क्या नाम दिया, एम एन, ये मीनार है हमारी, यहाँ पे लिख भी तो छोटा सा कि ये मीनार है। तो एम एन ये बराबर है, हमने मान लिया एच मीटर, इसकी हमने ऊंचाई मान ली एच मीटर। उसके बाद कार जो है एक समान चाल से चल रही है, तो मान लेंगे माना कार की चाल, हमने कार की चाल मान ली एक्स मीटर पर सेकेंड, एक्स मान सकते, वी भी मान सकते, जो भी सही लगे आपको। तो हमने कार की चाल मान ली एक्स सेकेंड। तो सी डी, तो दूरी का फार्मूला क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय, और इंग्लिश मीडियम वाले बोलते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस कितनी, सी डी, यानी हमें सी डी निकालनी है, दूरी हमें सी डी, चाल कितनी हमने एक्स मान लिया जो एक समान चाल से चल रहा है, और सी से डी तक जाने में कितना समय ले रहा है, 6, तो ये हो गया 6x, यानी सी डी जो है हमारी 6x हो गई। ये 6 नहीं रखना है, यहाँ से यहाँ तक हमने जो दूरी तय करी वो 6x मीटर करी है। अब इसी तरीके से dn, फिर से हम दूरी लगा लेंगे, दूरी का फार्मूला लाएंगे dn, तो dn चाल, तो चाल गुणा समय, फिर से वही फार्मूला चाल गुणा समय, तो dn बराबर
चाल कितनी है, चाल तो हमारी एक समान है, वही x है, और हमने समय माना है यहाँ से यहाँ तक जाने का t, कि t समय पे यानी आ गया t, यानी dn जो है वो आ गया हमारा xt। ठीक है, dn हमने xt, हमें वैल्यू जो निकालनी है वो t की निकालनी है। ठीक है, अब हमारे दो त्रिभुज बन गए और हमें दूरियां भी सबकी पता चल गई है, xt मत आधा सवाल हमारा यहीं पे ही सॉल्व हो गया है। अब हमें जो है समकोण त्रिभुज कौन से मिलेंगे, पहले छोटे त्रिभुज मिलेंगे। तो छोटा त्रिभुज कौन सा है, MND, तो हम ले लेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज MND में, MND में इसमें देखो लंब और आधार में ही संबंध है, तो फिर से हम tan थीटा ही लगाएंगे। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो लंब कितना होगा, थीटा के लिए लंब होगा ये, यानी इसका नाम है हमारा MN, और आधार, आधार का नाम हो जाएगा DN। अब tan थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, छोटे त्रिभुज में हमने MND में लिए तो वो हो जाएगी 60 डिग्री, यहाँ पर 60 डिग्री है, इस वाले त्रिभुज में ले रहे हैं हम। और MN की वैल्यू दे रखी है H, और आधार, आधार में हम मानेंगे XT, क्योंकि हमें दूरी लेनी, DN सेकंड मत लेना, दूरी DN यानी XT हो जाएगा ये XT। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3, ये आप सब लोग जानते ही हैं, H/XT। अब ये XT नीचे से इधर चला जाएगा, यानी √3 XT बराबर हो जाएगा H। इसे इक्वेशन 1 कह लेंगे हम, समीकरण 1। अब जो है हम जब छोटा त्रिभुज हो जाता है उसके बाद हम क्या करते हैं, बड़े त्रिभुज में लेते हैं। यहाँ पर बड़ा त्रिभुज कौन सा है, बड़ा त्रिभुज है MNC में, तो हम ले लेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज MNC में, समकोण त्रिभुज MNC में लेंगे। सिर से लंब और आधार में ही संबंध है, यानी फिर से हम tan थीटा लाएंगे, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो लंब का नाम क्या होगा इसके लिए, यहाँ से हम इधर देख रहे हैं तो लंब होगा हमारा MN, और आधार, आधार होगा हमारा पूरा ये CN, ठीक है। tan वैल्यू पुट करते, tan थीटा, थीटा की वैल्यू यहाँ पर इसके लिए हमारी 30 डिग्री हो जाएगी, बराबर MN कितना है हमारा H। अब देखो CN किससे मिलकर बन रहा है, CD और DN, दो पार्ट्स में डिवाइड है, यानी CN को हम लिख सकते हैं CD प्लस DN। ठीक है, तो tan 30 की वैल्यू रखेंगे कितनी होती है, 1/√3। टेबल आपको सभी को याद होनी चाहिए। H हमारा ऐसे ही रखेंगे। CD की वैल्यू कितनी है, 6x, 6 नहीं, 6 तो टाइम दे रखा है, 6x दूरी लिखेंगे हम, तो ये हो जाएगा 6x प्लस DN कितनी है हमारी, XT, ये D से N तक की दूरी XT है। अब जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये इधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा, यानी ये आ गया 6x प्लस XT बराबर √3H। अब समीकरण 1 से H की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे, लिख देंगे समीकरण 1 से H का मान रखने पर, ठीक है, तो रखते हैं भाई 6। अब यहाँ से देखो दोनों में से x कॉमन आ रहा है, तो हमने जो है x कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचेगा, ब्रैकेट में बचेगा 6 प्लस यहाँ से भी x बाहर चला गया तो रह गया t बराबर √3। ऐसे ही हम h की वैल्यू रखने वाले हैं, h की वैल्यू क्या है, √3xt। ठीक है, तो ये हो जाएगा x 6 प्लस t, और √3 की √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी 3xt। अब देखो x यहाँ पर भी मल्टीप्लिकेशन में और यहाँ पर भी मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये x से x कट जाएगा, तो यहाँ पर बच गया हमारा 6 प्लस t बराबर 3t। अब ये t जो है प्लस वाला इधर से उधर चला जाएगा, तो 6 बराबर हो जाएगा 3t माइनस का t। अब 6 बराबर 3t में से एक t जाएगा तो बचेगा 2t, यानी t बराबर हो जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई में तो कहाँ पर जाएगा, 6 के डिवाइड में चला जाएगा, 2 3 6, यानी t की वैल्यू आ गई हमारी 3 सेकंड। हमें यही पता लगाना था कि कार उस बिंदु से मीनार के पैर तक कितनी देर में पहुंचेगी, तो कार जो है उस बिंदु तक 3 सेकंड में जो है पहुंच जाएगी। ठीक है, समझ में आ गई बात, तो 3 सेकंड लगेंगे D से N तक पहुंचने में, यही हमारा आंसर है, यही हमें निकालना था कि कितने समय में पहुंच जाएगी। ठीक है, अब हमारा इस एक्सरसाइज का आखिरी सवाल, सवाल नंबर 16, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और भाई इसमें एक छोटा सा लॉजिक है, वो समझ में आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली सवाल भी आप कर ही लोगे। एक बार सवाल को पूरा पढ़ लेते हैं। मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। ठीक है, तो ठीक है, अब जो है हम, ठीक है भाई, अब बनाते
क्वेश्चन नंबर 16 कर रहे हैं हम। इसमें दे रखा है मीनार के आधार से, एक मीनार दे रखा है, इसका मतलब एक मीनार बना लेंगे हम, इसका नाम रख दिया MN, ये मीनार बना दिया हमने। मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं, अब देखो यहां से मीनार के आधार से एक तो 4 मीटर की दूरी पर है, एक बिंदु P कह दिया हमने, ये तो 4 मीटर की दूरी पर है, और एक दो है, दूसरा वाला है 9 मीटर की दूरी पर। अब देखो बस बच्चे ज़्यादातर डिफरेंस गड़बड़ क्या करते हैं कि 4 मीटर इधर ले लेते हैं और 9 मीटर जो है उसके आगे ले लेते हैं, लेकिन हमें सवाल में क्या कहा है, एक बार ध्यान से पढ़ो कि मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु, यानी मीनार के आधार से दूरी दे रखी है ये 4 मीटर और 9 मीटर जो है वो पूरी आधार से यहां से ही होगी। अगर आपने ये 9 मीटर इधर से P से Q की दूरी ले ली तो आप सवाल गलत कर दोगे, ज़्यादातर बच्चे यही करते हैं। तो आपको सवाल को ध्यान से पढ़ना है कि हमें मीनार के आधार से दोनों बिंदुओं की दूरी दी है, यानी पहला 4 मीटर पे है और दूसरा वाला 9 मीटर की दूरी पर है। अब उसके बाद दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण, उन्नयन कोण यानी नीचे से ऊपर को देखा जा रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे भी नीचे से ऊपर को देखा जा रहा होगा। उन्नयन कोण जो है वो पूरक कोण है, पूरक पूरक कोण, पूरक कोण इंग्लिश में बोलते हैं ना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। हाँ, तो क्या होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या पूरक कोण? पूरक कोण बोलते हैं जिनका सम 90 डिग्री हो, दो एंगल मिलके जो 90 डिग्री बनाते हैं उन्हें पूरक कोण कहते हैं। और एक इसी में आता है समपूरक, समपूरक, समपूरक कोण, और इंग्लिश में बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल। तो इनका क्या होता है, इनमें योग जो है वो 180 डिग्री होता है, पूरक कोण में 90 डिग्री, समपूरक कोण में 180 डिग्री। तो हमें जो है इन दोनों के दो कोणों का योग जो है वो 90 डिग्री दे रखा है। इसका मतलब हमने मान लेंगे, माना पहले बिंदु का कोण, पहले बिंदु का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण हमने मान लिया थीटा, यानी पहला बिंदु सपोज P है हमारा, तो हमने ये कोण P जो है वो थीटा मान लिया, ये मान लिया हमने थीटा। तो कोण Q क्या हो जाएगा, कोण Q बराबर 90 माइनस थीटा हो जाएगा। क्यों होगा 90 माइनस थीटा? क्योंकि इन दोनों का सम यानी कोण P प्लस कोण Q, इन दोनों का सम होना चाहिए 90 डिग्री, क्योंकि ये दोनों जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी पूरक कोण है। तो पूरक कोण क्या होता है, जिन दोनों का सम 90 डिग्री हो। तो P का मान थीटा हो जाएगा, तो थीटा इधर जाएगा तो 90 माइनस थीटा, यानी कोण Q की वैल्यू है हमारी 90 माइनस थीटा। अब आगे पूछ रहा है वो कि हमसे सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, ये हमें प्रूफ करना है, यानी मीनार की ऊंचाई हमें दे नहीं रखी, 6 मीटर में प्रूफ करनी है। तो हम फिलहाल पहले तो मान लेंगे कि माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, हमने मीनार की ऊंचाई हमने मान ली h, यानी MN है हमारा मीनार, तो हमने इसकी ऊंचाई h मीटर मान ली है। अब फिर हमारे दो त्रिभुज बन गए, एक छोटा एक बड़ा, तो पहले छोटे त्रिभुज में लेंगे, तो पहले हम लेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज MNP में, MNP में ये 90 डिग्री, तो tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। अब लंब कितना है, थीटा के सामने वाला यानी इसका नाम है MN, और आधार का नाम क्या होगा, जो बचा हुआ यानी कर्ण तो 90 डिग्री के सामने वाला बच गया हमारा ये, इसका नाम है PN। तो tan थीटा बराबर लंब MN की वैल्यू कितनी है h, और आधार की वैल्यू है हमारी PN की वैल्यू कितनी है 4, यानी tan थीटा बराबर h/4 हो गया। इक्वेशन 1 लिख देंगे यहीं पे हम। अब हम लेंगे बड़े त्रिभुज में, बड़ा त्रिभुज क्या है हमारा, समकोण त्रिभुज, क्या नाम है उसका, MNQ में, बड़ा त्रिभुज है MNQ में, MNQ में tan थीटा बराबर ले लेंगे, फिर tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। अब लंब का नाम तो वही होगा हमारा, कोण के सामने वाला लंब होता है MN, और आधार जो होगा हमारा QN, ये आधार होगा tan। अब थीटा की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, tan थीटा की वैल्यू होगी हमारी ये 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा बराबर लंब MN की वैल्यू तो हमारी h ही है, और आधार कितना हो जाएगा QN दे रखा हमें पूरा का पूरा 9 मीटर, तो यहाँ पर लिख दिया हमने 9 QN की वैल्यू। अब हमने ऑल सिल्वर पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा था कि 90 का काम क्या होता है, इसे बदल देना, यानी tan किस में बदल जाएगा, कॉट में, और एंगल बाद वाला यानी थीटा आ जाएगा पहले चतुर्थांश में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसका मतलब इसकी वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी। तो इज इक्वल टू h/9। अब
कॉट थीटा, कॉट थीटा उल्टा होता है टेन थीटा का, तो हम इसे क्या करेंगे, कॉट थीटा को लिख लेंगे 1/tan थीटा। 1/tan थीटा बराबर हो गया h/9। ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि tan थीटा जो है वो इक्वल टू होता है 1/cot थीटा के एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो tan थीटा की cot थीटा हो जाएगा 1/tan थीटा। तो अब जो है हमने क्या करा कि हमने इसे पलट देंगे, यानी tan थीटा को ऊपर लेंगे तो 9 भी ऊपर चला जाएगा, यानी tan थीटा बराबर आ जाएगा 9/h। इसे हमने समीकरण 1 कहा था, इसे समीकरण 2 कह दिया। अब समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या होगा भाई कि दोनों, ये भी tan थीटा है, ये भी tan थीटा है, यानी ये दोनों की h tan थीटा बराबर हो जाएंगे, यानी h/4 जो है वो बराबर हो जाएगा 9/h के। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, h इधर पहुंचेगा और 4 इधर पहुंचेगा, तो h की h से मल्टीप्लाई और इधर हो जाएगी 4 की 9 से मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा h² बराबर 9 चौक 36। तो h बराबर हो जाएगा, स्क्वायर जब हटेगा तो इधर क्या चढ़ जाएगा, स्क्वायर रूट। अब 36 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 6, 6 छंग 36 होते हैं, तो 2 के उसमें से 1 बाहर आ जाएगा तो 6। हमें यही प्रूफ करना था कि जो हमारा मीनार है उसकी ऊंचाई 6 मीटर है, तो हमें प्रूफ कर दिया है हमने कि मीनार की ऊंचाई बराबर हो गई है 6 मीटर। यही हमें प्रूफ करना था, प्रूव्ड हो गया। तो इस तरीके से हमारा आज ये चैप्टर 9 की जो एक्सरसाइज थी वो कंप्लीट हो गई है। कल के क्लास में हम जो है इसके एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, एग्जाम्पल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके, थैंक यू।